पिछले टॉपिक में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर में के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पार्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम कुछ अलग टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात एंड तुल्य प्रतिबाधा क्या होती है, कैसे याद करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, तुल्य सर्किट क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और वहीं से हम लोग समझेंगे कि तुल्य प्रतिघात या तुल्य प्रतिबाधा या तुल्य प्रतिरोध किसे कहा जाता है और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, क्यों आप लोग इसको याद करने का तरीका क्या है, क्यों इसको हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। हिंदी में अगर बात करें तो इक्विवेलेंट को बोला जाता है तुल्य, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। क्या होती है ये चीज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें किसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइलों के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ कौन सा जनरेट होता है, E1 और E2। मतलब प्राइमरी में E1 वोल्टेज और सेकेंडरी में E2 ईएमएफ डेवलप होगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के फेज में होगा या फेज में नहीं होगा। सप्लाई वोल्टेज जो प्राइमरी का होगा क्या उसके फेज में रहता है E1 और E2? क्या नहीं? बिल्कुल नहीं रहता। ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं रहता। ध्यान रखना, कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज उसके फेज में नहीं होता है जो सप्लाई वोल्टेज हमारा होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और उसके फेज में हमारा फ्लक्स जो रहता है वो सप्लाई वोल्टेज के फेज में रहता है, लेकिन फ्लक्स के फेज में भी हमारा उत्पन्न वोल्टेज नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। क्यों नहीं होता उसके बारे में आगे हम लोग एक फेजर डायग्राम बना के उस चीज़ के बारे में समझेंगे। हमारे ट्रांसफार्मर अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पड़े होंगे, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है लाइटिंग ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जो उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। जो निम्न क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें बोलते हैं लाइटिंग ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? लाइटिंग ट्रांसफार्मर। उसके अंदर आपको पता है अच्छी तरह से कोर होती है, कोर के अंदर फ्लक्स होता है। वो फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है? पावर ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होता है? देखो सिंपल सी बात है, टोटल फ्लक्स की तो मान मैं बता नहीं सकता क्योंकि क्या पता ट्रांसफार्मर कितने केवीए के लिए बनाया गया है, लेकिन एक फ्लक्स डेंसिटी तो बता सकते हैं ना, इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स की मात्रा कितनी होती है। पावर ट्रांसफार्मर के लिए उस फ्लक्स डेंसिटी का मान होता है दोस्तों 1.1 टेस्ला। टेस्ला मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक ही बात होती है, से 1.4 टेस्ला। ये लो लेवल के एग्जामिनेशन से लेकर हाई लेवल के एग्जामिनेशन तक ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है? 1.1 टेस्ला से लेकर 1.4 टेस्ला अर्थात वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। किसमें? पावर ट्रांसफार्मर के अंदर। किसके अंदर? पावर। और लाइटिंग लोड ट्रांसफार्मर के लिए, लाइटिंग लोड ट्रांसफार्मर के लिए इस फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू रहता है 0.9 टेस्ला से लेकर 1.1 टेस्ला तक। कितना रहता है? 1.1 टेस्ला तक रहता है। ध्यान रखना, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है वो समान फेज में होगा,
क्यों होगा? क्योंकि वो एक ही फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ? एक ही फ्लक्स के कारण। कि प्राइमरी का जो ईएमएफ जनरेट कर रहा है जो फ्लक्स, वही तो सेकेंडरी के अंदर गया है, क्या नहीं गया? तो वो क्या रहते हैं, दोनों E1 और E2 दोनों ही किस में रहते हैं? फेज में रहते हैं। किस में रहते हैं? उसका रीजन क्या है कि वो एक ही फ्लक्स के कारण जनरेट हुए, अलग अलग फ्लक्स के कारण जनरेट नहीं हुए। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी सप्लाई वोल्टेज के फेज में नहीं होते, सप्लाई वोल्टेज के फेज में नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है? एक कोर होती है। क्या होती है? कोर। और कोर के ऊपर क्या बंधी रहती है? वाइंडिंग्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। कोर किसकी होती है? आयरन की, सिलिकॉन स्टील से लैमिनेटेड आयरन की कोर होती है, क्या नहीं? यही होता है, इसी तरह की होती है। अब यहाँ पर देखो दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। तो वाइंडिंग्स के अंदर आपके अनुसार क्या क्या चीज़ होती है? एक तो रेजिस्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से मिलकर क्या बनता है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कुछ अलग थोड़ी बनेगा, उन्हीं से तो मिलकर बनेगा। रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है और उन्हीं से मिलकर बनता है। मतलब एक तो प्रतिरोध होता है और एक इंडक्टेंस का गुण होता है। इंडक्टेंस के इसके कारण ही क्या बनता है? रिएक्टेंस बनता है। तो कैसे दर्शाऊंगा? प्राइमरी कॉइल जो होगी, प्राइमरी के अंदर रेजिस्टेंस को ऐसे दर्शाया था, रेजिस्टेंस का सिंबल यही होता है। और इंडक्टेंस जो रिएक्टेंस होता है वो कॉइल के अंदर उत्पन्न होता है, तो उसको ऐसे शो करूंगा। तो प्राइमरी के अंदर दो हमारे पास एलिमेंट हुए। पहला कौन सा है? रेजिस्टेंस प्राइमरी का है, R1 नाम दे दिया। सेकेंडरी का है तो क्या नाम दे इसको? प्राइमरी का रिएक्टेंस X1 नाम दे दिया। क्या दे दिया? X1। किसी न किसी नाम से तो जानूंगा ना मैं इसको। 1 मतलब प्राइमरी का, X मतलब रिएक्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस। समझो आप लोग, किसी चीज़ को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना जरूरी है। और इस चीज़ को समझते हैं तो पिछली और कई चीज़ों का रिवीजन होता है, ध्यान रखना। वो भी हम लोग ट्रांसफार्मर रेशो का भी रिवीजन होगा, लॉसेज का भी रिवीजन होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें यूज आएंगी, वो समझ जाओगे इजीली आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी के अंदर भी दो चीज़ होती हैं, रेजिस्टेंस होता है और रिएक्टेंस होगा, क्या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? रेजिस्टेंस को R2 द्वारा दर्शाऊंगा सेकेंडरी का, और रिएक्टेंस किसके द्वारा दर्शाऊंगा? X2 के द्वारा दर्शाऊंगा। नहीं दर्शाऊंगा X2 नहीं, X2। तो सेकेंडरी का रिएक्टेंस, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रिएक्टेंस, ये चीज ही होंगी। और कुछ होगा? नहीं। चलो, इसके प्राइमरी के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों से मिलाकर हम लोग यहाँ पर इम्पीडेंस भी पता कर सकते हैं, और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को ही मिलाकर हम लोग सेकेंडरी का भी इम्पीडेंस पता कर सकते हैं। ये हम लोगों ने, हमारा क्या हुआ, एक बेसिक डायग्राम हुआ किसका? हमारा ट्रांसफार्मर का, जिसके अंदर जो भी चीज़ थी वो हम लोगों ने यहाँ पर शो की। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाला जाता है वो तो या तो प्राइमरी के रेफर करने पर निकाला जाएगा या सेकेंडरी को रेफर करने पर निकाला जाएगा। किसी एक को रेफर करेंगे। रेफर करने का मतलब क्या होता है? मैं मुख्य वाइंडिंग, रेफर करने का मतलब उसको मुख्य वाइंडिंग माना जाए। मान के चलो मुझे लॉसेज निकालने हैं। क्या निकालने? लॉसेज। तो लॉसेज निकालने का फॉर्मूला होता है I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। यही कॉपर लॉसेज निकालने का फॉर्मूला है प्राइमरी और सेकेंडरी का। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है मेरे सामने कि मुझे सिर्फ I1 का वैल्यू दे रखा है, I2 का वैल्यू दे ही नहीं रखा, और R1 दे रखा है, R2 दे रखा है। अब इन R1 और R2 से मिलाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस का मान निकाल लिया जाए। समझने का प्रयास करना। R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंसों को मिलाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस का मान निकाल लिया जाए। मान के चलो वो रेजिस्टेंस का मान निकाल लिया मैंने R01। क्या निकाल लिया? सपोज कर लो वो XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों से मिलाकर एक रेजिस्टेंस का मान निकाला मैंने, जोड़कर नहीं, किसी विधि द्वारा एक ऐसा मान निकल के आ गया जिसको I1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर जो मान आएगा वो इस टोटल मान के बराबर होगा। क्या समझे? इन दोनों रेजिस्टेंसों से मिलाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस का मान पता कर लिया जाए
जिस रेजिस्टेंस को I1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मान आएगा वो इस टोटल मान के बराबर रहेगा। मतलब यहाँ पर मुझे I2 स्क्वायर के I2 अलग ही होगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं सेम है, तो जोड़ तो सके नहीं थे, पैसे कैसे जोड़ेंगे बताओ। यहाँ तो कोई और संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है I2 और यहाँ पर I1 से, जब सेम संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों को जोड़ देते, लेकिन समान संख्या से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो। लेकिन इन दोनों से मिलाकर किसी भी तरीके से एक ऐसा मान प्राप्त कर लिया जाए वो I1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने पर वही वैल्यू आए उसकी जो इन दोनों की मिलाकर आ रही है। इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो मान आ रहा है और इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो मान आएगा वो उसके बराबर होना चाहिए। उस रेजिस्टेंस का मान हमारा कहलाएगा प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध। क्या कहलाएगा? प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध। और अगर एक ऐसा मान प्राप्त कर लिया जाए, इन दोनों से मिलाकर एक ऐसा मान प्राप्त कर लिया जाए जिसको I2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी मान उतना ही आए जितना ये आ रहा है, वो अलग होगा, क्योंकि पहले तो I1 का मान नहीं लिख रखा था, अब I2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, I1 का नहीं लिखा, तो वो कुछ और अलग मान आएगा। उस रेजिस्टेंस को कहते हैं सेकेंडरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं? यहां पर कौन सी वाइंडिंग को माना है आपने? I1 को। I1 मतलब प्राइमरी में ही होगी, प्राइमरी का ही है, तो प्राइमरी को प्रेफरेंस दिया आप लोगों ने, प्राइमरी को रेफर किया है। यहां पर किसको रेफर किया आपने? सेकेंडरी को, क्योंकि प्राइमरी का कहीं नाम निशान दिख रहा है क्या? यहां पर प्राइमरी के करंट नहीं ले रहे आप लोग, आपको पता नहीं है कि कैसे पता करें साहब। देखते हैं कैसा पता करते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने क्या बताया था, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध, सेकेंडरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कैसे निकालते हैं अब वो तरीका देखते हैं, क्योंकि उन दोनों का मान ही इस पूरे के मान के बराबर आना चाहिए। कैसे आता है ये देखते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं। तुल्य प्रतिरोध एक ऐसा रेजिस्टेंस का मान जिसे किसी एक करंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर टोटल लॉसेज के बराबर की वैल्यूएशन आ जाए, तो उसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। अगर प्राइमरी का पता है तो प्राइमरी से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और सेकेंडरी की धारा पता है तो सेकेंडरी से मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो वैल्यूज अलग अलग आएंगी। सबसे पहले हम प्राइमरी को रेफर करने की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य सर्किट। अभी तो तुल्य सर्किट बना लेता हूं, फिर तुल्य प्रतिरोध बात कर लेंगे। तुल्य सर्किट के अंदर सारी चीज आ जाएंगी। सिर्फ किसको कर रहे हैं हम रेफर? तो पहले सर्किट तो बनाऊं। ये सारा रेजिस्टेंस रिएक्टेंस किधर रेफर कर दिया मैंने? प्राइमरी की तरफ, क्योंकि यहां पर मुझे क्या दे रखा है? I1 दे रखा है। यहां पर मुझे पता ही नहीं है क्या है, वो बाद में बात करेंगे वो सारी चीजें। समझ रहे मेरी बात? तो कैसे करेंगे देखो, यहां पर रेफर किया है तो एक रेजिस्टेंस, और यहां पर एक रिएक्टेंस। यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कहेंगे R01, प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध, जो कितना रहेगा अभी बात कर लेंगे। यहां पर रहेगा RX01, प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य, दोनों से मिलकर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें प्राइमरी का भी आ गया, सेकेंडरी का भी आ गया। अब कितना होगा इसका मान वो बात कर लेंगे अपन, और क्या है, क्योंकि हर चीज को मैं यहां पर पॉसिबल नहीं है इस डायग्राम के अंदर शो करना। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी बात कर लेते हैं इसका मान कितना होगा।
समझ रहे हैं? अभी देखते हैं, सेकेंडरी की तरफ से रेफर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी की तरफ से मैंने क्या कर दिया, रेफर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं तुल्य प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं? तुल्य प्रतिरोध की। तुल्य प्रतिरोध अगर समझ में आ गया तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिर समझ में आने लग जाएगी। किसको रेफर कर रहे हैं हम? प्राइमरी को। टोटल कॉपर लॉसेज कितने होते हैं? I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, यही होता है। मुझे प्राइमरी को रेफर किया है तो दिया क्या है? I1 की वैल्यू दी है, I2 की वैल्यू नहीं दी। अब उस रेजिस्टेंस का मान निकालना है जो तुल्य प्रतिरोध के बराबर है। आपको शायद याद हो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर I1 की वैल्यू जो आप लोगों को इधर पता होगी या नहीं होगी? वो तो एज इट इज रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है? तो I1 स्क्वायर R1 प्लस, लेकिन I2 की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि प्राइमरी को रेफर कर रहे हैं हम। तो I2 की वैल्यू कैसे पता करते हैं? आप अच्छी तरह से शायद जानते होंगे, आपको पता है K बराबर होता है N2 अपॉन N1 बराबर I1 अपॉन I2, यही होता है क्या? क्या कुछ और होता है? यही होता है। चलो, मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है? मतलब कहीं इसके अंदर I2 का मान नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि I2 है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि प्राइमरी की तरह रेफर किया, वहां प्राइमरी में तो I1 होगी। देखो इधर I2 बराबर N1 I1 अपॉन N2। मुझे ये बताओ K का मान क्या है? N2 अपॉन N1। तो यहां पर क्या आ रहा है? N1 अपॉन N2, तो किसका मान होगा ये? N1 अपॉन N2 किसका मान होगा? 1 अपॉन K का होगा ना? क्या नहीं होता है? K का मान क्या है हमारे सामने? N2 अपॉन N1, तो 1 अपॉन K का मान क्या होगा? क्योंकि यहां पर ये वैल्यू जो आई है वो क्या है? 1 अपॉन N1 अपॉन N2, यही वैल्यू है ना? क्या नहीं है? कैलकुलेशन से जो निकली है। तो I2 का मान क्या होगा? 1 अपॉन K इंटू I1। लेकिन हमारे सामने ये और दिक्कत है कि इसका तो स्क्वायर लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर लगाया तो इसका भी स्क्वायर होना होगा, वो तो फिर सिंपल सी बात है। तो I2 बराबर, इस कोष्टक को खोलेंगे तो 1 अपॉन K का स्क्वायर इंटू I1 का स्क्वायर। इस मान को मैं यहां रख दूं तो I2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है बताओ? 1 अपॉन K का स्क्वायर इंटू I1 का स्क्वायर। अब बचा क्या? बचा नहीं बचा? समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि पहले हम लोगों ने उस चीज को रटा था। इधर समझो, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? यहां पर कोई दिक्कत है क्या? हम लोग कुछ नहीं करना, हमें इस रेजिस्टेंस को, ऐसा रेजिस्टेंस का मान पता करना है जिसको I1 स्क्वायर के साथ गुणा करने पर टोटल कॉपर लॉसेज के बराबर मान आए। हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना। टोटल कॉपर लॉसेज क्या होते हैं? I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर I1। प्राइमरी को रेफर करना है तो प्राइमरी ही का ही होना चाहिए करंट। सेकेंडरी का करंट अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू लिखो कहीं से। तो सेकेंडरी का करंट कैसे निकाला जा सकता है? ऐसे निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है ना, क्योंकि सेकेंडरी का करंट नहीं दिखना चाहिए मुझे फॉर्मूले के अंदर। बात यह है कि सेकेंडरी करंट मुझे पता नहीं है, क्या नहीं? तो आप, सिंपल सी बात है कि आप लोगों को यहां पर ये फॉर्मूला किसका था? टोटल कॉपर लॉसेज का। मैंने कि इसके बराबर ही आना चाहिए, मैं इसी के अंदर तो फॉर्मूला बना रहा हूं, कोई बाहर से कोई चीज तो नहीं लिखी मैंने। क्या लिखी है? I1 स्क्वायर की जगह I1 स्क्वायर लिख दिया, R1 की जगह R1 लिख दिया, R2 की जगह I2 लिख दिया। बस I1 स्क्वायर था, वो मुझे नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि प्राइमरी को रेफर किया है तो I2 का स्क्वायर का मतलब भी क्या है वहां पर? तो बस क्या दिक्कत आ रही है? फिर I2 स्क्वायर का मान लिख दो ना। I2 स्क्वायर का मान कितना होता है? ट्रांसफर रेशो से N2 अपॉन N1 बराबर I1 अपॉन
I2 होता है, तो I2 का मान याद करना है तो ये दोनों गुणा होके और नीचे ये आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना जरूरी है, क्या पता होना जरूरी है कि N2/N1 K का मान होता है, तो N1/N2 क्या हो गया 1/K। तो मैंने कुछ तो नहीं किया, वही तो लिखा है, N1/N2 क्या रहता 1/K, तो 1/K इंटू आई, लेकिन मुझे तो स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर लगाओगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। मैंने वही वैल्यू आप लोगों के सामने लिखी, और क्या लिखा बताओ, मेरी मर्जी से मैंने कुछ नहीं चीज लिखी। समझ रहे, बहुत इजी है, बस रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो उल्टा सीधा करोगे, सिंपल सी बात है। प्राइमरी को रेफर किया है तो प्राइमरी करंट ही यूज करना है, सेकेंडरी नहीं करना है। सेकेंडरी को करें तो सेकेंडरी ही यूज करना है, प्राइमरी को नहीं करना। बात 100 बातों की एक बात है। अब देखो, ये इधर भी है और ये इधर भी है, जो दोनों साइड होती है उसको कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। I1 का स्क्वायर बचा क्या बता, R1 प्लस 1/K का स्क्वायर। अब देखो ये तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है R2, यही बचा ना, कोई दिक्कत? कोई भी चीज ये कॉमन आ गया ना बाहर है, जब कोष्टक खुलेगा तब तो बनेगा, तो यही है। अब देखो ये यहां पर 1 है और इंटू R2 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ये, तो क्या नहीं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा R2 1 की जगह। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और इसको अगर मैं यहां लिखूं तो इसको मेरे भाई और क्या लिख सकता हूं, इधर समझिएगा, इसको लिख सकता हूं मैं I1 का स्क्वायर कोष्टक R1 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर R2 अपॉन K स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा था, इन दोनों रजिस्टेंसों को मिलाकर एक ऐसा रजिस्टेंस का मान पता किया जाए जिसको I1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर टोटल कॉपर लॉसेज के मान के बराबर मान आए। यही तो कहा था, क्या नहीं कहा था? आ गया ना, तो वो ऐसे करोगे R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर। कैसे करोगे, वो मान आ गया नहीं आ गया, कि मैंने ऐसा थोड़ी कहा था जोड़कर पता करो। मैंने ये कहा ना, दोनों से एक ऐसा मान का, ऐसा रेजिस्टेंस का मान प्राप्त किया जाए जिसको I1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर टोटल कॉपर लॉसेज के बराबर मान आ जाए, उसे ही कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। चलो कोई बात नहीं, कैसे कह सकता हूं इसको, I1 स्क्वायर, क्या इसको कछु नाम दे दूं? इसको नाम दे देता हूं मैं भैया R01। क्या नेम दे दूं? तो इस R01 का मान कितना, यही तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, यही तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। कैसे आएगा, ये आएगा मेरे भैया R1 प्लस R2 अपॉन, तो ध्यान रखो इस रेफर टू रेजिस्टेंस, इसका मान आ गया R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर। ऐसे पता कर लोगे, क्या नहीं, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। बस क्या होता है, या तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा दिया जाए और ये कहां से आया है ये आप लोगों को समझा दिया जाए। बस आपने कोई भी बाहरी चीज यूज नहीं की, आपको कॉपर लॉसेज का फॉर्मूला पता था, प्राइमरी को रेफर किया इसलिए सेकेंडरी पता नहीं थी, तो सेकेंडरी का मान आपने उसकी जगह लिख दिया, ये मान निकल के आ गया। अब दूसरे की सोचना ही नहीं है कि जब रेजिस्टेंस पता है तो इसी तरह से क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। क्या निकल के आ जाएगा, रिएक्टेंस। कैसा, आप कैसे, R1 की जगह X1 लिख दो, उससे कहेंगे X01, R1 की जगह X1 लिख दो, R2 की जगह X2 लिख दो अपॉन K2 नहीं K स्क्वायर। समझ रहे हो, K मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का स्क्वायर, जो दे रखा होगा आप लोगों को, जो दे रखा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और नहीं दे रखा होगा तो पता नहीं कर पाओगे, नहीं दे रखा होगा तो नहीं पता कर पाओगे। एक और होगा तीसरा, क्या, जैसे कहेंगे तुल्य
प्रतिबाधा। अब देखो ऐसे पता मत करना उसको, तुल्य प्रतिबाधा को Z1 Z2 ऐसे नहीं, जैसे प्रतिबाधा पता करते हैं ना वैसे ही करना। इक्विवेलेंट प्रतिबाधा याद करनी है प्राइमरी को रेफर करने पर, तो प्राइमरी को रेफर करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पता है ना, और रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का स्क्वायर करके ही तो आप लोग प्रतिबाधा पता करते थे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तुल्य प्रतिबाधा। किसको, प्राइमरी को रेफर करने पर, किसको, प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात और तुल्य प्रतिबाधा, तीनों चीज पता करना हम लोग सीख गए कि नहीं। बस ये है कि क्या होता है कि या तो हम रटें इसको और या इसको समझें, दो तरीके हैं। अब रटोगे तो पता लगा कि जब तक आप लोगों को यही नॉलेज नहीं है कि रेफर करने वाले की बात क्या होती है, समझ रहे हो, तब तक आप लोग क्या करोगे, हो सकता है मे बी पॉसिबल, उसने बोला प्राइमरी पूछा और प्राइमरी को रेफर करने पर तुमने सेकेंडरी वाला लगा दिया फॉर्मूला या लिख दिया, या पूछा सेकेंडरी को रेफर करने पर लगा दिया प्राइमरी वाला। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, इजी है बिल्कुल, सेकेंडरी का भी बहुत इजी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है, वो चेंजेज हो जाएगा और बस मान अलग अलग आएंगे, कैसे आएंगे सवाल भी करके देख लेंगे इसके। समझ रहे हैं मेरी बात। लिखो प्राइमरी को सबसे पहले लिखो कि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात तथा तुल्य प्रतिबाधा। हेडिंग डालोगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात तथा तुल्य प्रतिबाधा। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः, ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः सभी लिखोगे, ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, जिनके अंदर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस उपस्थित होते हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस उपस्थित होते हैं। रिएक्टेंस उपस्थित होते हैं। जिनका मान प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर पृथक पृथक होता है। पृथक पृथक होता है, लेकिन इन दोनों वाइंडिंगों को किसी एक साइड में रेफर करके एक ऐसे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस
और इम्पीडेंस का मान पता किया जा सकता है एक ऐसे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस तथा इम्पीडेंस का मान पता किया जा सकता है जिसका प्रभाव दोनों साइड उपस्थित रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस तथा इम्पीडेंस, दोनों साइड उपस्थित रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस तथा इम्पीडेंस के समान ही होगा, सबसे पहले आप लोग ये ऊपर डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम को बना लेंगे। देन उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी को रेफर करने पर, तो उसमें 2 लाइन लिखाऊंगा, देन उसके बाद लिखना है इसको। पहले सबसे पहले ऊपर जो दिखा हुआ है, अब लिखोगे प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य सर्किट लिखो। इस परिपथ में सेकेंडरी में उपस्थित रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तथा रिएक्टेंस को प्राइमरी की तरफ ट्रांसफर करके प्राइमरी के रेफरेंस में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात तथा तुल्य प्रतिबाधा
निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, मैं दूसरी तरीके से भी आप लोगों को लिख के बता सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर चाहो तो मैं दो सर्किट अलग अलग से भी बना सकते हो आप लोग। यहाँ पर ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, ये रेफर किया है तो सेकेंडरी का आ गया है। यहाँ पर प्राइमरी की रिएक्टेंस है, यहाँ रेफर किया है तो सेकेंडरी का आ गया। ठीक है, इसको R1 कहेंगे, इसको R2 डैश कहो, क्योंकि R2 तो उधर ही होता, इधर आया है मतलब इसको रेफर किया है हम लोगों ने। इसको X1 कहेंगे, इसको X2 डैश कहो, तो X2 डैश R2 डैश का जो वैल्यूएशन रहेगा वो रहेगा R2 अपॉन के स्क्वायर। क्या नहीं रहेगा? क्योंकि R1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसको निकलेगा। ये प्लस हो जाएंगे दोनों, ये प्लस हो जाएंगे दोनों। तो R1 तो एज इट इज है प्लस R2 अपॉन के स्क्वायर है, नहीं है? R1 प्लस R2 अपॉन के स्क्वायर, मतलब ये R2 डैश की वैल्यू कितनी है? R2 अपॉन के स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया है, वही तो किया, उसी की जगह R2 की जगह R2 डायरेक्ट की जगह क्या लिखना है? R2 अपॉन के स्क्वायर। तो R2 में डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता उसको डैश इसलिए बोला क्योंकि इसको रेफर किया है। अर्थात इन दोनों से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ हम लोगों को, जिसे कह दिया मैंने क्या कह दिया? R01। क्या कह दिया? तो उसका मान कितना हो गया? R1 प्लस R2 डैश की वैल्यू कितनी है? R2 प्लस के स्क्वायर, R2 प्लस के स्क्वायर। ये लो कहने R2 डैश का मान ही तो है ये R2 अपॉन के स्क्वायर, जो उसके आगे जुड़ा हुआ है। R1 के साथ क्या जुड़ा है यहाँ पर? R2 अपॉन के स्क्वायर। तो उसको कुछ नाम और दे दूँ ना मैं? R2 तो नाम दे नहीं सकता क्योंकि R2 तो R2 लिखता, फिर उसको मैं अपॉन के स्क्वायर तो उसको कुछ नाम दिया ना, रेफर करने पर इस तरह से उसका मान लिखेंगे। समझ रहे? इसी तरह से इसको कर सकते हो। यहाँ पर x2 का मान, x2 डैश का मान क्या रहेगा? x2 अपॉन के स्क्वायर। क्या रहेगा? अपॉन के स्क्वायर। इन दोनों से जो इक्विवेलेंट हमारा रिएक्टेंस बनेगा उसको कहेंगे X02। तो X02 का आप लोगों का वैल्यूएशन पता है क्या? X1 प्लस X2 अपॉन के स्क्वायर, यही तो हुआ है। हाँ, प्राइमरी को X01 कहोगे। क्या कहोगे? X01। तो X1 बोल दिया, X1 एज इट इज आ गया। X2 डैश का मान कितना है? X2 अपॉन के स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूएशन आ गई। क्या नहीं? कैसा आप Z? तो Z का मान बताइए आप। तो लिखोगे पहले प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध, फिर देन इसको तार से तुल्य प्रतिघात, तुल्य प्रतिबाधा, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ये तुल्य प्रतिरोध है, ये तुल्य प्रतिघात। प्रतिरोध याद कर लिया तब अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग गया ये चीज।
सेकेंडरी को रेफर करने पर बताएं। चलो, सेकेंडरी को रेफर करने पर किस तरीके से निकालेंगे। ये सर्किट तो दोनों के लिए इक्वल ही है, क्योंकि अब क्या करना है, ये प्राइमरी की तरफ जो रेजिस्टेंस था उसको सेकेंडरी की तरफ रेफर करना है। किधर करना है, सेकेंडरी की तरफ। ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि स्टूडेंटों की मोस्टली जो दिक्कत रहती है ITI होल्डर्स की, वो जहाँ पर डेफिनेशन आ गई तो उनको सीधा चाहिए, क्या चाहिए, पका पकाया हैं, खा लें। लेकिन पके पकाए में कभी कभार क्या हो जाता है, ये पता नहीं रहता कि इसमें क्या क्या मसाला डाला है। समझ रहे मेरी बात, सामने जब पकाते हैं तो ये पता रहता है कि इसमें क्या क्या मसाला डाला है, और जब पता नहीं रहता ना तो कभी कभार अपच कर जाता है, वो क्या कर जाता है, अपच भी कर जाता है। तो सामने रहेगा तो इंसान उसी हिसाब से खाएगा, भैया इसके अंदर तीखा ज़्यादा डाला है या कुछ ऐसी चीज तो कम खाऊं मैं, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस सेकेंडरी को रेफर करने पर निकालना चाहूँगा। मैं यहाँ बना देता हूँ डायग्राम, ताकि नीचे मैं उसकी वैल्यूएशन लिख दूँ। तो सेकेंडरी को रेफर करने पर इक्विवेलेंट सर्किट, सेकेंडरी को रेफर करना है तो छोटा ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें पर्याप्त जगह मिल जाए। कहने वाला प्राइमरी की सारी चीज़ों को किधर रेफर कर दिया मैंने, सेकेंडरी की तरफ। ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी का, प्राइमरी का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रिएक्टेंस और प्राइमरी का रिएक्टेंस। इधर देखो, ये तो R2 X2, लेकिन प्राइमरी को किधर ले गया हूं मैं, सेकेंडरी की तरफ। तो R1 डैश कहो उसको, R1 नहीं कहोगे क्योंकि R1 डायरेक्ट जोड़ेगा थोड़ी, R1 डैश क्या कहोगे, R1 डैश, R1 डैश, इसको जोड़ दोगे इसके साथ, ठीक है। इसे कहेंगे X2 X1 डैश, इसको भी जोड़ दोगे इसके साथ। अब बात क्या है, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है और मुझे इसकी भी वैल्यू अलग होगी। R1 के बराबर थोड़ी होगी मान, इसका अलग ही रहेगा कुछ, वो पता ही तो करना है हम लोगों को। और इन दोनों से मिलकर जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा क्या, R02, क्या नहीं, जिसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। इससे दोनों से मिलकर मिलेगा X02। R02 का मान कितना रहेगा, R2 प्लस R1 का डैश, क्योंकि वो निकाल लेंगे एक। इसका मान कितना रहेगा, X2 प्लस X1 का डैश, कितना होगा वो देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि इससे अब कोई काम नहीं हो जाएगा। इधर अब यहां पर करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। इधर समझिएगा, अब यहां पर समझोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी कैसे निकालोगे। पहले क्या किया था मैंने, I1 का स्क्वायर R1 प्लस, उसको छोड़ो अभी, यहां देखो सिर्फ वो क्या था, वो तो सिर्फ डायग्राम बनाया था, उसकी भी कुछ जरूरत नहीं थी। आप लोगों को पता करने के लिए ही था I2 स्क्वायर R2, यही टोटल कॉपर लॉसेज होते हैं, यही होते हैं ना कॉपर लॉसेज, यही होते हैं कॉपर लॉसेज, यही होते हैं। पहले जब प्राइमरी को रेफर किया था तो I2 का मान लिखा था हम लोगों ने, अब किसको रेफर कर रहे हैं, सेकेंडरी को।
तो क्या मान नहीं आना चाहिए, I1 नहीं आना चाहिए, I1 का मान लिखेंगे। देखो कहां पर आप लोगों को गुड़ गोबर होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत करो। यहां पर k की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे दोस्त, N2 अपॉन बराबर I1 अपॉन, यही मान होता है। मुझे किसका मान नहीं लिखना था, इसका, क्योंकि ये मान तो सेकेंडरी को रेफर कर रहे हैं, तो इसकी के साथ तो मल्टीप्लाई होगा वो, तो प्राइमरी की जगह लिखेंगे। किसकी, पहले किसकी जगह लिखा था मैंने, सेकेंडरी की जगह। प्राइमरी को रेफर किया तो I2 का मान लिखा था, अब किसका लिखोगे, I1 का। कैसे पता करोगे I1 का, I1 का मान पता करने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, N2 I2 अपॉन N1, यही होगा। अब बताओ, आपको पता है ना N2 अपॉन N1 तो किसका मान होता है, K का। तो I1 K I2 ऐसे ही पता करते हो ना, अरे वैसे भी ऐसे ही पता करते हैं यार। अब प्राइमरी की जब धारा देती है ट्रांसफार्मर रेशो इनटू हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर भी है इसका, तो स्क्वायर करोगे K का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। इधर देखिएगा I1 का स्क्वायर, I1 की जगह तो I1 का मान तो लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे तो ये तो पता ही नहीं था, मुझे सेकेंडरी करंट पता है। तो I1 स्क्वायर का मान क्या होगा, K2 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर। अब बचा क्या, R1, तो R1 को एज इट इज लिख दो, ये हम लोगों को एज इट लिखना ही है, क्या नहीं। अब देखो ये चीज कॉमन आई नहीं आई, ये कॉमन आ रही है, तो इस कॉमन आ रही है, इसको बाहर लिख लो। बचा क्या, K2 का K स्क्वायर प्लस, समझ रहे हैं। अब I1 का स्क्वायर तो लिख लिया, तो इसे कहेंगे R2। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था। मुझे रेफर किसको करना है, सेकेंडरी को, तो सेकेंडरी को मैंने मुख्य वाइंडिंग माना है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों को जब लिखा हुआ दिखेगा ना, तो आपको सर ये क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसको क्या करो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये जो वैल्यू है, मान तो एक ही है यार, किसको पहले लिखूं उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, प्राइमरी में कॉपर लॉसेज प्लस सेकेंडरी में कॉपर लॉसेज, या सेकेंडरी में कॉपर लॉसेज प्लस प्राइमरी में, बात तो वही है, क्या अलग अलग है बात, वही बात है। तो I2 का स्क्वायर R2 प्लस I1 की वैल्यू आप लोगों को पता थी, क्या थी, K स्क्वायर I2 का स्क्वायर R1, कॉमन आ रहा है क्या ये, तो I2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या R1 प्लस R2। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, कोई बात है। तो देखो यहां पर ये हमारा R2 एज इट इज आ गया, क्योंकि ये कॉमन ले लिया, तो R2 तो एज इट इज यहां पर आ गया K, और ये क्योंकि ये तो कॉमन ही आ गया था। तो यही वह तुल्य प्रतिरोध है जिसको I2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉपर लॉसेज इतने निकाले जा सकते हैं। मैंने यही तो कहा था, दोनों प्रतिरोधों से मिलाकर एक ऐसा प्रतिरोध का मान पता किया जाए जिसको I2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर टोटल कॉपर लॉसेज के बराबर मान आए, उसे कहते हैं सेकेंडरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध। सेकेंडरी को रेफर किया है तो सेकेंडरी की धारा से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, प्राइमरी को रेफर किया है तो प्राइमरी की धारा को मल्टीप्लाई करके निकालोगे। अब देखो यहां पर मैं इसको नाम दे सकता हूं, क्या इसको नाम दे सकता हूं R02, क्या भाई R02 क्या था, R02 यही था R2 प्लस स्क्वायर R। क्या सर आपने यहां पर तो ये कहा है R2 प्लस ये, तो क्या दिक्कत होगी मेरे भाई, ये R2 डैश R2 प्लस R1 डैश, तो R1 डैश इधर दूसरी तरफ आया तो क्या बना, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस R, यही तो बना था। ये जो मान है ना,
ये किसका है, R1 डैश का। कि भाई मैं तो वो निकालूंगा क्या, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट वाला तुल्य प्रतिघात। कि क्या दिक्कत आ रही है, x02 बराबर x2 प्लस के स्क्वायर x1, क्या नहीं निकाल लो ना। x2 तो एज इट इज आ गया था, x2 तो क्या आ गया था एज इट इज, x1 स्क्वायर का मान कितना था, इसका ये था, तो ये क्या होगा के स्क्वायर प्लस, क्या नहीं, ये किसका मान है, x1 डैश का। रेफर करने पर ऐसा हो गया। अब वहां पर क्या था, बटे में आ रहा था कि, बस यहां पर तीसरा क्या लगोगे, तुल्य इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z, तो Z02 बराबर अंडर रूट R02 का स्क्वायर प्लस X02 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या गया, सेकेंडरी को रेफर करने पर तुल्य इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, प्राइमरी को रेफर करने पर निकाले थे तब। अब दिक्कत क्या है कि हम लोगों को डायरेक्ट पढ़े हैं, ये हम लोगों ने कहीं पढ़े हैं तो ये डायरेक्ट पढ़े हैं, इसलिए हो सकता है मे भी पॉसिबल थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को। अब बताओ कहाँ पर दिक्कत है, निकालने में कुछ नहीं है, जहाँ पहले इसका मान लिख दिया, अब इसका मान लिख दिया मैंने उठा के। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो तो जानते ही है ना, तो बस उसी से तो लिखा है मान। और कहाँ से लिखा है तूने ट्रांसफॉर्म रेशो से ही तो निकाला है ये मान, I1 इसका मान है। सेकेंडरी को रेफर किया है तो I1 का मान लिख दिया मैंने, और प्राइमरी को रेफर किया है तो I2 का मान लिख दिया, सिंपल सी बात। चलो एक बार उतारो उसको। से मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करूंगा दोनों चीज़ों को बहुत इजी ढंग से, आसानी से। अब मैं इन सर्किटों को छोड़कर मैं डायरेक्ट ही बात करूंगा, ठीक है। हाँ कैसे, इधर देखो, अब इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन समझाना मुझे आवश्यक था। अब मैं और तरीके से आपको दोबारा इसको समझाता हूँ, तरीका यही है, बस शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूँ, शॉर्ट एंड
स्वीट इस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं, शायद हो सकता है दिमाग में घुस जाए। तो अब देखो, एक होता है प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात और तुल्य प्रतिबाधा। प्राइमरी को रेफर करना है मतलब प्राइमरी धारा का ही प्रयोग करना है, इसके अलावा सेकेंडरी की धारा का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। आप सिंपल सी बात है, याद करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखोगे जो सबको याद है कॉपर लॉसेज का। किसका? कॉपर लॉसेज का फॉर्मूला मेरे भाई होता है I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2। यही होता है कॉपर लॉसेज का फॉर्मूला। प्राइमरी में कॉपर लॉसेज प्लस सेकेंडरी में कॉपर लॉसेज। प्राइमरी को जब रेफर करना होता है तो सिर्फ प्राइमरी धारा ही आनी चाहिए, सेकेंडरी धारा का नाम निशान उसमें दिखना नहीं चाहिए। तो सेकेंडरी धारा का नाम निशान हटाने के लिए क्या करोगे मेरे भाई, उसका कुछ और मान होगा वो लिखोगे। क्या तो कहां से लिखेंगे कि भैया लिखोगे तो सही, कहां से लिखोगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से लिख दो। क्या ट्रांसफर रेशो में क्या होता है साहब? N2/N1 कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को। क्या साहब चेंज किसका मान करना है हमें? करंट का। तो करंट का भी वैल्यूज लिखना पड़ेगा I1 इस, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। यही होता है क्या? मुझे किसका मान लिखना है? I2 का, क्योंकि I2 का मान ही तो हटाना है मुझे तो I1 ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिसमें सिर्फ I1 ही दिखे, मुझे दिखे ही नहीं I2 है। तो I2 का मान जब पता करेंगे तो ये दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी, N1 और I1। डायरेक्ट ही समझा रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? क्या साहब यहां तो I1 का इसकी मान लिखोगे तो पूरा मान लिखो, आधा अधूरा नहीं, स्क्वायर है इसका तो है, नहीं तो गलत हो जाएगा समीकरण, मान अलग आएगा। चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर लगा रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। मेरे अंदाज से इस N1/N2 को क्या कहा जाता है? 1/K। क्या कहा जाता है? K तो नहीं कहा जाता ना, K तो इसको कहते हैं N2/N1 को। 1/K क्या होगा जब N1 ऊपर चला जाएगा? मैंने पहले भी तो बताया था जब समीकरण इक्विवेलेंट समझे हमारे, जब वो बताए थे ट्रांसफॉर्म रेशो, तब भी तो इस बारे में समझाया था मैंने। तो कोई दिक्कत नहीं है कि साहब इसका तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर करने से तो 1 ही आता है, तो K का स्क्वायर कर दो ना डायरेक्टली। और साहब क्या है कि I1 और बचा भी, I1 का स्क्वायर भी कर दो। तो इस I2 का मान कैसे निकालते हैं? ऐसे निकाला जाता है ना, ऐसे ही निकाला जाता है ना। तो निकाल के रख देना यहाँ, क्या दिक्कत आ रही है तुझे? I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 1/K का स्क्वायर, 1/K का स्क्वायर इंटू R2। I1 इसकी वैल्यूज लिखी है ना मैंने, तो I1 का स्क्वायर और आएगा, क्या आएगा? I1 का स्क्वायर। ये सिर्फ किसका मान है? इसका मान है नहीं है? अब बचा क्या? जो दोनों साइड में अगर कोई चीज कॉमन होती है तो कॉमन ले लिया जाता है उसे, I1 का स्क्वायर। अब बचा क्या? बता, R1 प्लस अब 1/K स्क्वायर इंटू R2। अब ये R2 अलग थोड़ा लगा हुआ ठीक नहीं दिख रहा, इसके ऊपर ही लिख दो इसको, कोई बात नहीं है। कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई? हैं, बात तो एक ही है। जब बात अलग अलग हो तब नहीं लिख सकते, एक ही बात होती है तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग पढ़ाई में यही सीखा है? क्या उसका मतलब एक ही हो तो कोई बात नहीं। समझ रहे मेरी बात? जैसा कि तुम कह देते हो कि डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि वर्ग आर्मेचर धारा के वर्ग तो समानुपाती होता है, आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, फ्लक्स के भी समानुपाती होता है, लेकिन फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है, इसलिए I स्क्वायर कर देते हो। तो जो बस समानुपाती है अर्थात बराबर है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नहीं? तो लिख दिया हम लोगों ने, बस एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वो तुल्य प्रतिरोध है जिसको I1 स्क्वायर के साथ गुणा करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस। क्या साहब नाम दे दूं इसको? तो दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? R01 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध, प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? ये। तो इसका मान कितना था? ये था ना, क्या है? R1। अब बता कहाँ आ रहा है दिक्कत? आया नहीं आया समझ में? तो X01 भी पता कर लो ऐसे ही, R1 की जगह X1
और यहाँ पर इसको जगह x R2 की जगह x2 अपॉन की, मतलब कहने मतलब प्राइमरी को रेफर करने पर ये हम लोगों को आएगा। इसी तरह से Z01 का मान पता कर लो। तो Z01 का मान कैसे पता करोगे कि R01 निकाल लिया भैया, उसका स्क्वायर कर दो, X01 निकाल लिया, उसका भी स्क्वायर कर दो, उसका रूट कर दो, ये हमारे तुल्य प्रतिबाधा आ जाएगी। क्या नहीं आया ना समझ में अब तो? क्या नहीं आया? इसी तरह से सेकेंडरी को रेफर करने पर, अब सेकेंडरी को जब रेफर करेंगे, ये तो प्राइमरी को रेफर करने पर तीनों चीजें निकाल ली, सेकेंडरी को रेफर करेंगे तो बात सेकेंडरी की बात करेंगे। तो आप ऐसा करो ना, सेकेंडरी को आगे कर दो, प्राइमरी को पीछे कर दो, उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है यार? उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है? क्या पड़ रहा है? तो I1 I2 का स्क्वायर R2 प्लस I1 का स्क्वायर, यही होगा क्या? कुछ और होगा? यही होगा। तो होगा तो क्या दिक्कत आ रही है? I2 का स्क्वायर R2, अब मुझे क्या नहीं दिखना चाहिए? प्राइमरी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी को रेफर किया है। तो क्या दिक्कत आ रही है भाई? नहीं दिखेगा। ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? N2 अपॉन N1 बराबर I1 अपॉन I2। तो K बराबर, आपको पता है अच्छी तरह से I1 की वैल्यू लिखनी है, तो I1 की वैल्यू लिखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, N2 I2 अपॉन N1, होगा या नहीं होगा? तो प्लस N2 N1 N2 I2, क्या नहीं? तो भाई मेरे I2 का स्क्वायर R2, अब N2 अपॉन N1 क्या होता है? K नहीं होता क्या ये? तो K, अब लेकिन इसका स्क्वायर था तो K का भी स्क्वायर हो जाएगा और I2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो नहीं होगा क्या? तो बस वही मान लिख दिया मैंने। तो ये किसका था? K का मान है, तो भाई K इसको लिख दो ना, यहाँ पर इस वैल्यू को लिख दो ना, इसको क्यों लिख रहे हो? K का स्क्वायर I2 का स्क्वायर R1, तो K का स्क्वायर I2 का स्क्वायर R1। अब I2 तो कॉमन आ गया यहाँ पर, तो I2 का स्क्वायर R2 प्लस K स्क्वायर R1, यहाँ पर ये आ गया, यही तुल्य प्रतिरोध है। R2 का स्क्वायर R02 कह दिया इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। R02 का मान ये होगा R2 प्लस K स्क्वायर प्लस इंटू R1। क्या भैया? X2 X02 X2 प्लस K स्क्वायर X1। क्या Z02, क्या Z2 प्लस K, सॉरी निकाल तो वैसे ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ऐसे की बजाय ऐसे ही निकालो आप लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। R2 प्लस X0। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? समझ रहे हैं मेरी बात? रटने की ठीक तो भाई, तब भी यही बात की थी मैंने, तब भी तो यही बात की थी, लेकिन वहां पर सर्किट भी समझाया था साथ के साथ। तब भी कौन सी अलग बात थोड़ी की थी, यही तो बात की थी। बता, अरे भाई वो यहां पर ये R2 तो एज इट इज रहा है भाई, चेंज हुआ है तो R1 ही तो चेंज हुआ है, इसको K2 से K स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि उसको रेफर किया है। ऐसे ही यहां पर R1 तो वही रहा है, हुआ है तो R2 का मान चेंज किया K स्क्वायर से भाग देकर, प्राइमरी को रेफर करने। क्या नहीं? कोई दिक्कत? चलो